सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के चैप्टर नंबर 6 के रिगार्डिंग। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर से ये कह लीजिए डेटा जो है ना, वो भर भर के आपको जो है इसके अंदर लर्न करना है। इससे प्रीवियस में आपको जो है 5 चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे भाई आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप ये सारा का सारा डेटा जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1991 से आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है कि वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है जो वन मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आपको लर्न करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई 1950 से लेकर 1990 तक हम जिस स्ट्रैटेजी पे चलते थे उसको हम कहते थे LQP, मतलब कि लाइसेंस कोटा परमिट। लेकिन जुलाई 1991 में ये जो LQP है भारत के अंदर 1990 तक जो है कई सारा संकट का हमको सामना करना पड़ गया था, जिसकी वजह से हमको इसको ख़त्म करना पड़ा और LQP के स्थान पे हमने किसको लेके आना पड़ा, LPG को लेके आना पड़ा। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भाई LQP को किसने रिप्लेस किया है। तो LQP को रिप्लेस किया है LPG की नीति ने, और LPG का जो पूरा नाम है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और कब किया है, जुलाई 1991 में। ये जो मंथ भी आपको ध्यान रखना है, जुलाई 1991, क्योंकि जून 1991 तक भारत के अंदर जो है बहुत बड़ा संकट आ गया था और हमारे को LQP को ख़त्म करने के बजाय और कोई हमारे पास चारा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं था। हमारे हालात इतने ज़्यादा गंभीर हो गए थे कि हमारे पास अगर हमें दूसरे देशों से कुछ आयात करना था तो हमारे पास 10 दिन तक के आयात तक के पैसे नहीं थे, या ये कह सकते हो 2 हफ्ते के आयात तक के हमारे पास पैसे नहीं थे। विदेशी मुद्रा हमारे पास पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से हम दूसरे देशों से आयात नहीं कर पा रहे थे और हमको LQP को ख़त्म करके LPG को अपनाना पड़ा। LQP के अंदर हमने कई सारे रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, लेकिन LPG की नीति ने सारे रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था ने जो है ना एक यू टर्न लिया। यू टर्न क्यों लिया, क्योंकि पहले हमने रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे और हमने 40 सालों के बाद 1991 में उन सभी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। तो अर्थव्यवस्था ने एक यू टर्न लिया। उस टाइम पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव, और जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया जुलाई 1991 में कि हमें आर्थिक सुधारों को, या इसको आप नई आर्थिक नीति भी कह सकते हो, हमें इसको अपनाना चाहिए। अगर आपसे वो पूछ ले कि आर्थिक सुधारों का फादर किसको माना जाता है या नई आर्थिक नीति का फादर कौन है, तो मनमोहन सिंह को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों का फादर, आर्थिक सुधारों का पिता, नई आर्थिक नीति का पिता जो है वो मनमोहन सिंह को ही माना जाता है। उस टाइम पे अगर हम बात करें संकट क्या क्या हो गया था, तो भाई हमारा राजकोषीय घाटा GDP का 8.5% था। राजस्व की बात करें तो ये जो है GDP का 3.5% था। BOP की अगर हम बात करें तो BOP का जो चालू खाता था उसमें GDP का 2.5% घाटा था। तो ये जो घाटे हैं तीनों, ये डेटा आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारा का सारा डेटा आप घोल कर पी जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारे हालात इतने ज़्यादा गंभीर हो गए कि यहाँ पे आप देखेंगे हमारे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो भारत ने लास्ट टाइम IMF और वर्ल्ड बैंक इसके पास गए और इससे $7 बिलियन का क्या लिया, $7 बिलियन का लोन लिया, ऋण लिया। ये $7 बिलियन, ये आपको डिजिट आपको ध्यान रखनी है। 1 मार्क में पूछा जाता है कि भाई कितने का लोन लिया गया था। वर्ल्ड बैंक को आप IBRD के नाम से भी जान सकते हो, इसको IBRD भी कहते हैं। और औद्योगिक नीति जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहली आई 1948 में, फिर 56 में, फिर 77 में, ऐसे आती है। लेकिन जो फेमस है वो केवल 2 ही है, 56 की और 91 की। तो 1991 की औद्योगिक नीति जो आई, जिसमें उद्योगों के लिए सुधार किए गए,
उसमें पहले तो सरकार ने 1956 की जो नीति थी उद्योगों को 3 उसमें क्लासिफाई कर दिया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो अब सरकार ने केवल अपने लिए कितने उद्योग रिजर्व करे? केवल 5 उद्योग, जिसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। मतलब पहले तो निजी वालों के लिए हर उसके लिए भाई लाइसेंस था कि अगर निजी वाले को अगर इंडस्ट्री ओपन करनी है तो भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये सरकार ने चक्कर ही खत्म कर दिया, केवल 5 उद्योगों को छोड़कर अब निजी वाला जो चाहे वो खोल सकता है। और इन 5 उद्योगों के नाम लाइक शराब है, विस्फोटक वगैरह है, खतरनाक रसायन वगैरह है। इन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस अभी भी मैंडेटरी है। इन कामों के अलावा अगर वो कोई भी काम खोलना चाहता है बिना लाइसेंस के खोल सकता है। वित्तीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पहले आरबीआई की जो भूमिका थी वित्तीय क्षेत्र में वो नियामक की थी, लेकिन अब नियामक के स्थान पे आरबीआई की भूमिका जो है वो किसकी हो गई? वो हो गई अब सहायक की। ये 1 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नियामक जब तक तो इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करता था, अब सहायक हो गया तो वो इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड नहीं करता है। 19 जुलाई 1969 को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइज्ड। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि केंद्रीय बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। अगर आपको याद है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि वो बैंक जो पहले प्राइवेट था, प्राइवेट जो ओपन हुआ था, जब उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है तो उसको नेशनलाइज कहते हैं। तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था कब? 19 जुलाई 1969 को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आरबीआई का ज़रूर बताएंगे। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2017 को हमने जीएसटी को अडॉप्ट किया। इसके 3 प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। जब बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट के होते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ साथ लगते हैं। जब बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट के होते हैं तो फिर आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों साथ साथ लगते हैं 50-50%, और आईजीएसटी तो अकेला ही लगता है, वो पूरा लगता है। ये बेसिकली उनके लिए बता रहा हूँ जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स वालों को तो पता ही होगा। सबसे पहले 1954 में फ्रांस में इसको लगाया गया था और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ये आपको घोल के पी जाना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट। पेट्रोल, गैस, डीजल, इन पे भी जीएसटी जो है नहीं लगता है। और जीएसटी का जो नारा है वो है 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक कर। विमुद्रीकरण की अगर हम बात करें, डीमोनेटाइजेशन की, तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें सरकार ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था कि भाई ये अब जो है लीगल मनी नहीं है, आप इससे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो 1946 में सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। आपको इस चैप्टर के अंदर 3 वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको घोल कर पी जाने हैं, रिपीटेड है। अवमूल्यन, विनिवेश और बाहरी स्रोत, मतलब जिसको बाह्य प्रापण भी कह सकते हो आप, आउटसोर्सिंग कहते हैं। इन तीनों वर्ड का अर्थ आपको घोल कर पी जाना है, रिपीटेड है, 1 नंबर का आते ही आता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो काम हमें खुद करना होता है, जब हम वो खुद ना कर किसी दूसरे से कराते हैं तो वो आउटसोर्सिंग है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश का, कि जब हम पब्लिक सेक्टर के, जब सरकार पब्लिक सेक्टर के कुछ शेयर प्राइवेट वाले को बेच देती है, कुछ, सारे नहीं, पार्शली, कुछ, आंशिक, ऑनर सरकारी रहती है, कुछ शेयर प्राइवेट वाले को बेच देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अवमूल्यन का मतलब होता है लाइक $1 अगर 70 का था, अगर सरकार $1 80 रुपये का कर दे, अगर सरकार कर दे ये चीज़, तो इस चीज़ को अवमूल्यन कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से निर्यात बढ़ जाते हैं, आयात कम हो जाते हैं। तो आपको आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस तरीके की सिचुएशन है उसके हालात को देखते हुए सरकार ऐसा करती है। नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न, आपको ये ध्यान रखना है। अभी 14 हमारे पास नवरत्न, 10 महारत्न और 73 मिनी रत्न कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू 2022। कौन सी नवरत्न है, कौन सी महारत्न है, कौन सी मिनी रत्न है, सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, नवरत्न बताइए, महारत्न कंपनियों के नाम बताइए, मिनी रत्न के बताइए। तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। सेल, बेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी, एनटीपीसी, एक मतलब दो नाम आप सबके याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर में, मैं पहले बता चुका हूँ, डेटा इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो आप घोल के पी जाइएगा, मैंने आपके लिए इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। उसके बाद हम बात करें विदेशी निवेश की, तो पहले विदेशी निवेश की सीमा केवल 40% थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 51 से 100% तक कर दी गई है, क्योंकि पहले जब 40% थी तो कोई भी दूसरे देश के बंदे इंटरेस्ट नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह की, या जो भी डायरेक्टर वगैरह जो बनते हैं, उसमें अब भाई 40% है तो आपके पास शेयर कम है, तो उसमें पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाते थे, या आप डायरेक्ट जो बड़े बड़े जो बंदे होते हैं कंपनी के, आप उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन जब इस सीमा को बढ़ा दिया गया 51 तो 50% से ज़्यादा हो गया, तो अब फॉरेनर्स भी उसमें पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं, तो अब उनका इंटरेस्ट बढ़ा। पहले जब 40% था तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, अब जब इस सीमा को आगे बढ़ाया गया 51%, तो अब 50 से ज़्यादा हो गया, तब जाके उन्होंने इंटरेस्ट लिया कि हाँ अब हमें भारत में निवेश करना चाहिए, अब यहाँ निवेश करने का कुछ फ़ायदा है। क्योंकि जब 40% था और अगर वो निवेश करते तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो सब कुछ इंडियंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उनके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेंट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 51% हुआ, तो अब अगर वो निवेश करेंगे तो जो भी बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स वगैरह होती है, जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग वगैरह, डायरेक्टर वगैरह की, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गैट की अगर हम बात करें तो गैट का जो पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, नीचे के 10 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है एग्जाम में। गैट 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों के साथ 23 स्थापित हुआ था, जिसका काम था कि भाई आयात निर्यात फ्री होना चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं होना चाहिए। 8 जुलाई 1948 को भारत जो है गैट का सदस्य बन गया था, लेकिन इसकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इसको ख़त्म करना पड़ा और एक नई ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं। WTO ने गैट को प्रतिस्थापित कर दिया, अब गैट नहीं है। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बन गया, इसी को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है 1 जनवरी 1995 को। WTO की इस्टेब्लिशमेंट भी तभी हुई है, भारत सदस्य भी तभी बना है। इसके अगर हम पूरे नाम की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये वही काम करता है जो गैट करता था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, बस ये चाहता है सभी देशों के बीच में आपस में फ्री ट्रेड हो। 1 जनवरी 1995 को मैंने आपको बताया 123 देशों के साथ, गैट कितने के साथ हुआ था 23, और ये कितने के साथ हुआ 123, ये ध्यान रखना है आपको। 123 देशों के साथ ये बना था, लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो टोटल अभी इसके 164 मेंबर हैं, 164 कंट्रीज़ की मेंबर हैं, और 164वां सदस्य जो है वो 29 जुलाई 2016 को अफ़गानिस्तान इसका 164वां सदस्य बना है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये सारा डेटा जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चैप्टर में से आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको मैं 6 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा बता चुका हूँ, आप एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए और उसमें चैप्टर वाइज इस डेटा को नोट करते रहिए। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे मार्च में, तो आप इस कॉपी को जब देखेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन इससे बाहर आप देख लीजिएगा, एक भी नहीं आने वाला है, इस बात की मेरी श्योरिटी है। और आप अपने आप को बोलेंगे कि यार अच्छा हुआ मैंने ये कॉपी बना ली, क्योंकि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम आते हैं ना, जब जैसे मान लो कल एग्ज़ाम में फाइनल आपका 12th का बोर्ड का इको का, तो और जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक खोलते हैं तब उनको याद आता है भाई डेटा कहाँ से लर्न करूँ, भाई डेटा कहाँ से मिलेगा। तो क्योंकि मैं तो हर साल का यही है, तो हर साल बच्चे यही करते हैं, लेकिन मैंने इस बार सोचा इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं ही आपको सारा डेटा लिख के दूँगा, और आप भी एक कॉपी बनाइए, इसको लर्न करना याद कीजिए, टेस्ट लीजिए, इसको लिख लिख के याद कीजिए, तो ही आप जो है पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटा को लर्न कर पाएंगे। डेटा यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।